प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस ई लेक्चर में स्वागत है, जो कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क पर आधारित है। ये एमकॉम फाइनल के ईएफएम विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से किन किन दिनांक पर हुआ और कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका क्या कारण रहा। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए। तो हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 10 जुलाई 1969 को उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे देश के 14 वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। और राष्ट्रीयकरण के लिए इन 14 बैंकों को चुना गया, ऐसे 14 बैंकों को चुना गया जिनकी जो जमा है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। इसके लिए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने एक ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करके इस राष्ट्रीयकरण को वैधता प्रदान की। राष्ट्रीयकरण के बाद इसकी जो प्रतिक्रिया आई वो मिलीजुली आई। कुछ विचारकों ने इसको अच्छा बताया अर्थव्यवस्था के लिए, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया, जिसमें स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने इस राष्ट्रीयकरण का खुलकर विरोध किया। वहीं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका स्वागत किया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री HVR अयंगर ने इस कदम को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से उद्योगपति JRD टाटा ने राष्ट्रीयकरण की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार ने भारी गलती की है। इसी प्रकार का विरोध जो है, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट श्री किर्लोस्कर ने कहा कि राष्ट्रीयकरण का वो विरोध करते हैं और उनके अनुसार राष्ट्रीयकरण एक आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण ना होकर एक राजनीतिक कारण है। ऐसे विचारक जो कि उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में थे, उन्होंने राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया, जबकि ऐसे विचारक जो चाहते थे कि स्वतंत्र व्यापार हो, जिसमें उद्योगपति, व्यापारी वर्ग, विपक्ष पार्टियां थी, उन्होंने खुलकर राष्ट्रीयकरण का जो है विरोध किया था। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तर्क है कि कृषि ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्य बैंकों की उदासीनता रही। वाणिज्य बैंक ने कृषि के लिए कम ऋण प्रदान किया। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक था। लेकिन जो वाणिज्य बैंक थे, उन्होंने इसकी उपेक्षा करी। जैसा कि आंकड़ों से आपको स्पष्ट हो जाएगा, 1953 में कृषि क्षेत्र के लिए वाणिज्य बैंकों द्वारा 19 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा रहा था, जबकि 1963 में इसको और कम कर दिया गया और मात्र 3.9 करोड़ रुपए ही कृषि के लिए प्रदान किए गए। जबकि इसी समय अगर देखा जाए तो वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योगपति तथा संगठित क्षेत्र को
59 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। अतः कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देने के कारण भारी मात्रा में क्या प्रभाव पड़ा, हमें खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीयकरण करना अति आवश्यक हो गया था। इसी प्रकार से दूसरा तर्क है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में, शाखा विस्तार के प्रति वाणिज्य बैंकों की उदासीनता। 1968 में वाणिज्य बैंकों द्वारा 674 शाखाएं प्रारंभ की गई और ये अधिकतर जो शाखाएं थी वो बड़े शहरों में ही खोली गई। जबकि अर्थव्यवस्था का अगर विकास करना है तो सभी क्षेत्रों का विकास करना आवश्यक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र प्रमुख है। तो इसलिए शाखा विस्तार करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र तक ऋण पहुंचाने के लिए जो कदम उठाना जरूरी था राष्ट्रीयकरण का, अगला है वाणिज्य बैंकों द्वारा आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण। देखा गया कि वाणिज्य बैंकों द्वारा कुछ ही लोगों को ऋण सुविधा प्रदान कराई जाती थी, उद्योगपतियों को, व्यापारी को, सट्टेबाजों को। कुछ लोगों के पास जो है आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, उसका एकत्रीकरण होने लगा। इसको रोकने के लिए राष्ट्रीयकरण करना अति आवश्यक हो गया था। जैसा कि आंकड़ों से पता चलता है, 1966 में वाणिज्य बैंकों द्वारा 2432 करोड़ रुपए अग्रिम ऋण के रूप में दिए गए, जिसमें 1400 करोड़ रुपए मात्र 400 लोगों को दिए गए। तो मात्र 400 लोगों को 1400 करोड़ रुपए दिए गए। अतः वाणिज्य बैंकों द्वारा आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, समान रूप से धन का वितरण करने के लिए, समाज के जो शोषित वर्ग था या जो वंचित वर्ग था उनका विकास के लिए जो है वो राष्ट्रीयकरण करना अति आवश्यक हो गया था। अगला है राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क, वाणिज्य बैंकों का लाभ के लिए पक्षपाती रवैया। वाणिज्य बैंक थे अपने कार्यरत निदेशकों को कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराते थे। कुछ लोगों को ही वाणिज्य बैंकों द्वारा लाभ के कारण कर्ज दिया जाता था। 1967 में वाणिज्य बैंकों द्वारा 4.3 करोड़ लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वहीं सरकारी एसबीआई ने इस वर्ष 1.29 करोड़ का लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इससे पता चलता है कि वाणिज्य बैंक केवल कुछ लोगों के लाभ के लिए ही काम कर रहे थे, क्योंकि वाणिज्य बैंकों का जो रवैया था वो अधिकतम मात्रा में लाभ कमाना, और अधिकतम मात्रा में लाभ तभी कमाया जा सकता था जब इस लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जिसका लाभ उद्योगपति या निदेशकों को खास तौर से दिया जाता था। तो ये पक्षपाती जो रवैया था, इसको रोकने के लिए वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना अति आवश्यक हो गया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अगला तर्क है असंतुलित विकास। वाणिज्य बैंकों द्वारा पिछड़े राज्यों से मुद्रा का एकत्रीकरण किया जाता था और विकसित राज्य को उसका विनियोजन कर दिया जाता था। इससे असंतुलन विकास हो रहा था। तो इसको रोकने के लिए तथा संतुलित विकास करने के लिए राष्ट्रीयकरण करना जरूरी हो गया था। जैसा आंकड़ा बताते हैं, सन 1956 में पिछड़े राज्य से 365 करोड़ रुपए एकत्रित करके विकसित राज्य में विनियोजित किए गए। तो इसको रोकने के लिए और इस पर लगाम लगाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी हो गया था। इसी प्रकार से 1967 से 1968 तक सरकारी बैंकों की जमा जो है
61.2% से बढ़कर 69.9% हो गई थी, जबकि इसी समय अगर 30 प्राइवेट बैंकों का प्रतिशत देखा जाए तो 66.1 से घटकर वो 63.5% हो गई। इसके बावजूद प्राइवेट बैंकों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध हो गया था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्राइवेट बैंकों के पास बहुत मात्रा में धन था, लेकिन उन्होंने जो है इसको उद्योगपति और व्यापारी वर्ग को दिया और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे उन लोगों को कर्ज से वंचित रखा गया। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर प्राइवेट बैंकों की पक्षपात जो नीति को बाधित करने के लिए राष्ट्रीयकरण करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। अब इसका थोड़ा सा अपन निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण के जो पक्ष में लोगों ने तर्क दिए वो कितने ठीक थे या कितने ठीक नहीं थे और कौन कौन से उसके पक्षकार थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था 1954 में, जिसमें राष्ट्रीयकरण करने पर जोर डाला था। अर्थव्यवस्था पर सामाजिक व्यवस्था द्वारा राज नियंत्रण किया जा सकता है, ऐसा उस समय मानना था। रेजोल्यूशन इसी पर आधारित था और इसी विचारधारा के आधार पर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी प्रकार से 1966 में भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। तो एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण का एक चलन प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाना की विचारधारा आधारित थी। कांग्रेस के बहुत से लीडरों ने राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया, परंतु हर वर्ष यह टलता चला गया। तमाम प्रकार के विरोध के बावजूद लोकतंत्र के हित में तथा राष्ट्रीय हित में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय की जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें राष्ट्रीयकरण कर डाला, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और समय समय पर उसमें संशोधन किए गए। तो ये वीडियो आपने देखा जो कि एमकॉम फाइनल के ईएफएम विद्यार्थियों के लिए था। इंडियन बैंकिंग सिस्टम पेपर संख्या 203 और यूनिट 3 में से ये लिया गया है। अगले वीडियो में अपन जानेंगे कि राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए। धन्यवाद ये ई लेक्चर देखने के लिए। पुनः आपको आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।